उन चीजों को डिस्कस किया जाता है जो शायद आम किसी के साथ, मतलब किसी और इंसान के साथ डिस्कस करना मुश्किल होता है, उस टॉपिक पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे मेन चीज तो इस्लामोफोबिया के हवाले से हम बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के हवाले से बिल फॉरवर्ड किया गया, और पहली बार शायद ऐसा हुआ कि इंडिया ने इस बिल के ऊपर वोट ही करने से इनकार कर दिया। उसकी रीजन क्या है? इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पे मौजूद थी, उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला किसी एक मजहब नहीं, अगर हिंदुइज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, सभी मजहब को हमें देखने की जरूरत होगी। इस्लामोफोबिया के साथ साथ जितने भी मजहब हैं, अगर डिस्कस करना है तो सभी को डिस्कस किया जाए। लेकिन एक और चीज जो हमने नोट की है, शट अप यूएस, ये प्रॉपर स्टेटमेंट मेरी तरफ से नहीं है, ये स्टेटमेंट है इंडिया के ज्यूरिस्ट की तरफ से, इंडियन एनालिस्ट की तरफ से, सीएए बिल के हवाले से। और बहुत बड़ी बात तो है, साथ ही साथ हैरान करने वाली बात भी है, क्योंकि इंडिया और यूएस बिजनेस पार्टनर है, बहुत बड़ी लेवल पे वो बिजनेस आपस में ट्रेड करते हैं। फिर भी जहां पे इंडिया की अपनी बात आती है, इंडिया की सिक्योरिटी की बात हो या उनके कंट्री की बात हो, वहां पे यूएस हो या मालदीव हो, वो फर्क नहीं रखते, वो बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देते हैं। और सेकेंडली एक और चीज, चाइना बकायदा तौर पे तारीफ करता नजर आ रहा है। चाइना भी क्या किसी साजिश का हिस्सा बन गया है कि जो इंडिया की तारीफ करता नजर आ रहा है? इस चीज पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, कैसी हैं आप? नमस्कार। जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब, कैसे हैं आप? नादिया जी मैं भी बेहतरीन, मैं भी बढ़िया। एक तो आपके हवाले से भी आज हम मतलब इस टॉपिक में, इस वीडियो में बात करेंगे, अगर टाइम बचा, के इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आप एक दिन में मतलब अपना अदालत को, कोर्ट को भी देखती हैं, फिर अपने पार्टी के जो काम है वो भी देखती हैं, और भी इतनी वो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब और बहुत से चैनल्स पे इंटरव्यू करती हैं। कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताइएगा, सुपर पावर अमेरिका और शट अप अमेरिका, इसमें ये मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? इंडिया की देखिए तरफ शोएब, से ये भारत स्टेटमेंट। देखिए देखिए शोएब, भारत जो है ना, इतना पावरफुल हो चुका है अपने हर तरीके से। इकोनॉमिक के तरीके से, डिफेंस के तरीके से, जीडीपी के तरीके से। और भारत को लीड करने वाला व्यक्ति वो खुद इतना पावरफुल है कि वो आंखों में आंखें डाल करके अपने भारत के मुद्दों पर किसी को इंटरफेयर करने मना कर सकता है। अब यूएस ने जब सीए को लेकर के कोई टिप्पणी की है, तो पहले उनको डेटाज उठा करके देखना चाहिए था। 1991 की बात मैं बता रही हूँ कि बांग्लादेश में 22% हिंदू थे। आज कितने परसेंट है? 3.9%। कहाँ गए ये हिंदू और सिख? क्या कर दिया गया इनके साथ? क्या मार डाला गया? क्या इनका कन्वर्शन कराया गया? और कन्वर्शन कोई भी धर्म, आज मुझसे अगर कोई कराएगा तो वो जोर जबरदस्ती कराएगा, तुमसे अगर कोई कराएगा तो जोर जबरदस्ती कराएगा। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश के 22% हिंदुओं का कन्वर्शन जोर जबरदस्ती और तलवार की नोक पर कराया गया है। अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाख सिख और हिंदू मिलाकर के थे। आज 380 हैं। कहां गए बाकी के? कहां गए? पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23.7% हिंदू और सिख थे। आज 1% है। कहां गए? क्या हो गया उनको? आज पाकिस्तान में महरंग बलोच की बैठ करके अपने लोगों को वापस मांग रही है। उनके कई लोग मर चुके हैं, फेफड़े और कलेजे कहीं और फेंक दिए गए हैं। तो इन हिंदू और सिखों के साथ क्या किया पाकिस्तान के मुसलमानों ने? क्या किया? तो ये जानना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि मेरा भारत इतना पावरफुल है, और मेरे भारत को लीड करने वाला, मेरे भारत का नेता और सबसे बड़ा नेता, और इस पूरे युग का और इस पूरी दुनिया का की सबसे बड़ी पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी, आंखों में आंखें डाल करके अगर शटअप कॉल दिया है तो बिल्कुल सही काम हुआ है। और हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो रही नादिया जी, एक चीज जो मुझे अभी आपकी इस बात से मैं हैरान हुआ हूँ, हमें जब पाकिस्तान में हम किसी से पूछते थे कि भाई पाकिस्तान में पार्टीशन जब हुई 1947, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट जो हमें बताया जाता है 18%, 19%, 20% के राउंड अबाउट हिंदू थे। एक जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, 25-30 जितने भी थे, लेकिन हमें जो 18% बताया जाता है, तो अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई वो कहाँ गए, तो आपने जो बात किया उसमें और जो जवाब हमें मिलता है उसमें बड़ा फर्क नजर आया। मतलब उसमें यह बताया जाता है कि भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि जब 1971 में पाकिस्तान डिवाइड हुआ, बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश चली गई। लेकिन आप कह रही हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं की जो अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो आबादी बिल्कुल कम हो गई।
मतलब 22 या हाँ, इतने परसेंट से वो डायरेक्ट 3.6% पे आ गए। 22% 1991 का डेटा कह रहा है, 1991 का बांग्लादेश का डेटा कह रहा है, जो आप भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, कि 22% हिंदू थे, जिसमें से 3% 4%, उसी 22% में 3% 4% सिख भी थे। और आज 2024 की बात मैं बता रही हूँ कि 3.9% हिंदूज है, तो मतलब जिनका कन्वर्शन कराया गया, जिनको मार डाला गया। तो पाकिस्तान झूठ का जो एक ये है ना, अफवाह, वो अपने हर बच्चों को और अपनी हर पीढ़ी को सुनाया है। और बांग्लादेश भी ऐसे ही सुनाता होगा, और अफगानिस्तान भी ऐसे ही सुनाता होगा। इस पे मुझे थोड़ा फैक्ट भी लगता था, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ और देखने वाले मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं ओपनली बात मानता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था हाँ यार मैं भी ऐसा हो कि क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल इंडिया के साथ लगता है, तो ज्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो वहां पे रहती हो, तो पार्टीशन टाइम वो जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, तो उस टाइम पे शायद हिंदू कम्युनिटी उधर चली गई हो। ये मैं जानता था कि डेफिनेटली यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी मतलब ये है कि मजहब चेंज और ये चीजें हैं, लेकिन मैं सोचा कि शायद 5% 10% वहां पे चली गई हो, जिसकी वजह से इतना इतना ग्राफ नीचे आया आबादी के हवाले से। खैर, और अफगानिस्तान ने के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे सभी मजहब के लोग आजाद हैं, और इंडिया के हवाले से उन्होंने बात करते हुए बोला। नादिया जी, दूसरे नंबर पे एक और चीज है, फिर उसके बाद मेन टॉपिक पे चलेंगे जो यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया को लेकर बिल फॉरवर्ड किया गया। दूसरी चीज, एक साइड पे इंडिया इंडिया के जो मतलब एनालिस्ट हैं वो ये बात करते नजर आ रहे हैं यूएस के हवाले से, एक साइड पे हम ये देखते हैं कि चाइना बकायदा प्रेज करता तारीफ करता नजर आ रहा है इंडियन टेक्नोलॉजी की, अग्नि 5 की खबरों के मुताबिक। क्या समझती हैं, चाइना के साथ भी मतलब चाइना भी किसी साजिश का हिस्सा बन गया है, या चाइना भी इंडिया के हाथों बिक गया है? क्या कहना चाहेगी इसके ऊपर? या मुझे चाइना की समझ नहीं मीडिया या आता है। चाइना को भी मोदी जी ने खरीद लिया है? वाकई में इतना आसान होता है सबके उसूलों को, सबके रूल रेगुलेशंस को, सबके दिमाग को, सबके जज्बात को खरीदना? सच में इतना आसान होता है? नहीं, मुझे ऐसा हमारे इधर तो लगता ये है कंसेप्ट दिया कि जाता है ना। मोर देन 1.9 बिलियन हिंदुओं के बीच में रह करके भी आज भी नाजिया इलाही खान मुसलमान है। तो मेरे जज्बात को, मेरे उसूलों को, मेरे इस्लाम को तो कोई नहीं खरीद सका। और लोग मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं और पसंद करते हैं। लोग मुझे इसी तरह से पसंद करते हैं। मेरा 4 दिन का दौरा था दिल्ली में, और मैं रोजे में थी, लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद किया, इसी हालात में पसंद किया। देखिए, चाइना बर्बाद होने के कगार पर है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाइना ने एक एक रेजोल्यूशन निकाला कि 2029 तक वो इस्लाम नाम का कीड़ा खत्म कर देगा चाइना से। मुसलमानों के अंदर जो एक इस मजहब का जो एक सेंटिमेंट है वो खत्म कर दिया जाएगा। और चाइना जीडीपी बोलिए, इकोनॉमिकल बोलिए, या चाइना की चीजें जिस हिसाब से मेड इन चाइना की चीजों को जिस हिसाब से स्प्रेड कराया गया था, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे एक बॉक्स में बंद होती हुई नजर आ रही हैं। यही चाइना है। और मैं आपके साथ ही सेशन पे बैठी थी, जिसने आंध्र प्रदेश को लेकर के टिप्पणियां जी। की थी कि तुमने क्यों हाँ, सुरंग ये बना दिया, हमारा एरिया अब तो है। तुम ये कर दोगे, अब तो तुम वो कर दोगे। तो चाइना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा देश है, जो कब क्या बोलेगा ये उसको खुद भी पता नहीं है। उसको जहां फायदा दिखेगा वो भारत की तारीफ करता है, और जैसे ही 2 घंटे के बाद उसको लगेगा कि नहीं अब हमको भारत की बुराई करनी चाहिए, तो वो भारत की बुराई कर देता है। तो मैं एक्चुअली में चाइना को ना भारत सीरियस ले रहा है, और ना ही भारत के जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो सीरियस ले रहा है। वो अपनी मनमर्जी से कभी तारीफ करता है और कभी कटाक्ष करता है, वो कर सकता है। पर बर्बादी चाइना की तय है, ये नजर आ रहा है। ठीक है। और मैंने ये इस सेंस में बोला कि क्या चाइना को या चाइना की मीडिया को भी इंडिया ने खरीद लिया, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक आम तासुर है, मतलब हर एक इंसान की जुबान पे, खासतौर पे जो मीडिया की फील्ड से हर एक की जुबान पे ये रहता है कि मोदी मीडिया, मतलब इंडिया में जितने भी मीडिया चैनल हैं, एक दो नहीं जितने भी मीडिया चैनल हैं, सभी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने खरीद लिया है। और इवन पाकिस्तान में भी मैं अक्सर शोएब इल्जाम। आपको एक इंसिडेंट बता देना चाहती हूँ। एक इंसिडेंट मैं बता देना चाहती हूँ कि गोदी मीडिया और मोदी जी मीडिया जी। मुसलमानों का एक नारा है।
चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो भारत के मुसलमान हो। मैं हर रोज नेशनल न्यूज चैनल पर बैठती हूँ, और जब भी मैं अपनी बातों को रखती हूँ तो सामने वाला कोई वारिस पठान हो या सैयद जवाद हो या मौलाना साजिद रशीदी हो, मैं तो नाम लेकर के बात करती हूँ, मैं डरती नहीं। वो लोग कहते हैं, एंकर को कह देते हैं कि आप तो गोदी मीडिया है, ऐसे मुंह पर बेइज्जत करते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था, और अफरा तफरी का माहौल था, और जिसका जिसका इफेक्ट भारत पर भी था, क्योंकि यहां से ये दो जगहों से जो लोग जिंदगी बचाना चाहते थे वो घुसपैठिए हमारे भारत में भी घुसने की कोशिश में लगे हुए थे। ऐसे नाजुक मौके पर मारुति प्रोजेक्ट को लेकर के संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो नंगा नाच खेला था, और अपने ही देश को लूटने के लिए अरबों खरबों रुपए का जो एक षड्यंत्र और साजिश बनाया था, उसको भी तो गोदी मीडिया ने गांधी परिवार के उस साजिश को भी तो छुपा लिया। 11 साल का राहुल गांधी, और उससे कुछ बड़ी या छोटी प्रियंका वाड्रा, वो भी बोर्ड मेंबर थे, वो भी बोर्ड मेंबर थे। सोनिया गांधी, वो जिस समय में आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स जब 40 रुपए और 180 रुपए कमाया करते थे, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने पर सोनिया गांधी को 2500 रुपए मिला करते थे, और साथ में नौकर सर्वेंट्स मिला करते थे, गाड़ियां मिला करती थी। और जब बाद में सर्वे किया गया उस मारुति गाड़ी का, तो पता चला कि ये टीन का डब्बा है, और लोगों को बेवकूफ बना करके उनसे पैसा टानने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गांधी परिवार ने निकाला है, और देश को खोखला करने करने की साजिश गांधी परिवार ने की है। कहाँ है ये न्यूज? दिखाया जाए मुझे, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ कि कहाँ है ये न्यूज, और कहाँ छुपाया गया है इस न्यूज को। गांधी परिवार के इतने बड़ी चोरी को कहाँ छुपाया गया है, वो मेरे पास है। तो ठीक है। गोदी मीडिया तो गांधी परिवार रखा हमेशा, हम तो खुले आम रखे हैं। आप मेरे को बिठाते हैं, आप जो पूछते हैं मैं तथ्य के साथ उसका जवाब देती हूँ। मैंने तो कभी नहीं आपको बोला कि शोएब आप ये मत पूछिए, डेफिनेटली मैंने कभी अक्सर नहीं ये भी पूछा। बात की, मैंने तो ओपनली बोला कि जी आप क्यों इतनी तारीफ करती हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, आप क्यों इतनी तारीफ करती हैं। मतलब आपने उसका लॉजिकल जवाब दिया। लेट्स सवाल करना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं सवाल आपसे हो सकता है, हाँ एथिकल क्वेश्चन होना चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे वो आपके हक में हो चाहे आपके अगेंस्ट हो। लेकिन आप उसका अगर जवाब ना आए तो आप ये कह दो कि जी ये तो आपको फंडिंग है, आपको तो खरीदा गया है, तो ये समझ लें कि किसी के नॉलेज के कम होने की निशानी है, या किसी के ज़र्फ के कम होने की निशानी है, या इंसानियत कम होने की निशानी है। मतलब आपको मुझ में कोई चीज गलत नजर आती है, आप उसे डिबेट के थ्रू बात करें, इल्जाम न लगाएं। आप में या किसी में भी कोई चीज आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो आए हिम्मत करें। मैं तो हमेशा खास तौर पे आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूं कि भाई किसी को अगर इस इंसान से, इस व्यक्ति से, इस वुमेन से कोई कोई भी इशू है, तो आए बैठे बात करें। मैं भी ये गलत हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं भी हाँ, नानी हान हाँ। गलत बोल रही हूँ, तो आए आप बात करें। मेरा सवाल है, उन्होंने जवाब दिया, मेरा काम है सवाल करना, उन्होंने जवाब दिया। अब वो ठीक लगे किसी को गलत लगे, तो जिसको गलत लगे वो आके विद लॉजिक गलत साबित कर दे। मैं खुद बोलूंगा, शायद नाज़िर इलाही खान भी बोले कि हाँ भाई मैं गलत साबित हो गई हूँ, मैं भी ऐसा हो। तो खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो एक टॉपिक से थोड़ा हट रहे थे। नाज़िर जी ये बताइएगा कि, और एक और चीज मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से ये भी सुना है कि ये वही यूएस था जिसने 8-9 साल यूएस में, अमेरिका में नरेंद्र मोदी साहब की एंट्री को बैन रखा है। मतलब ये खबर हम सुनते हैं और आज वही यूएस को ये चीजें सुननी पड़ रही हैं, यानी कर्मा भी इसमें जो एक कंसेप्ट दिया जाता है वो देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था ना कि सनातन धर्म में ना भगवान भगवान कहते हैं कि भगवान से ना डर, ईश्वर से ना डर, अपने कर्मा से डर। तो जो बोएगा वो तू पाएगा। तो हाँ जिन्होंने बैन किया था, आज उनको मोदी जी शटअप कॉल दे रहे हैं। ठीक है। तो कर्मा इज एक्चुअली बूमेरैंग। नादिया जी अब टॉपिक ये है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से बिल फॉरवर्ड किया गया, और पहले ये होता रहा है कि इंडिया हमेशा इस बिल को सपोर्ट करता है कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी मजहब के अगेंस्ट, या किसी मजहब को लेके इस तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दफा उन्होंने ये बोला है कि अगर मजहब की बात करनी है, मजहब से डर की बात करनी है, या मजहब के अगेंस्ट इस तरीके से जो चीजें फैलाई जा रही हैं उसकी बात करनी है, तो वो सिर्फ एक मजहब नहीं, वो हिंदुइज्म भी होगा, फिर वो सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, या जितने भी मजहब हैं उन सब के हवाले से होगा, रिलीजियस के हवाले से होगा, किसी एक के हवाले से नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे आप?
बहुत अच्छा टॉपिक है, और इस पर हम दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मतलब बातचीत कर सकते हैं, कन्फ्रंट कर सकते हैं। देखिए, आज भारत अपने गोल्डन ईरा में चल रहा है। भारत जो कभी एक खंडर हुआ करता था, और आज भारत वाकई में एक महल बन चुका है, एक खूबसूरत महल, जिसके सिविलाइजेशन को, जिसके संस्कार को, जिसकी सभ्यता को अरब जैसा देश भी फॉलो कर रहा है। और आप खुद आबू धाबी से होकर के आए हैं। आपने तहजीब व तमद्दन, संस्कार और संस्कृति को का मिलाप होते हुए अपनी आंखों से देखा है उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में। मुझे ऐसा लगता है शोएब के मजहब या धर्म सम्मान और इज्जत करने की चीज है, डरने की चीज नहीं है या डराने की चीज नहीं है। अगर कोई मजहब चिल्लाकर ये कहता है कि आप के धर्म को हम क्रिटिसाइज करेंगे पर आप मेरे मजहब को क्रिटिसाइज ना करें, तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत के मुसलमान भारत के मुसलमान अगर वाकई में नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की जिहादी या आतंकी या जंगजू एक्टिविटीज भारत में हो और भारत का नाम खराब हो, तो मैं पूछना चाहती हूं कि 38 मुसलमान आतंकी को जब अहमदाबाद ब्लास्ट मैटर में अहमदाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, तो भारत के जमायतुल उलमाए हिंद ने अपनी तिजोरी और ताकत का पूरा पोटला क्यों खोल दिया था उन आतंकियों को बचाने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं कि कमलेश तिवारी की हत्या जिन 5 मुसलमानों ने गला रेत करके बड़े ही दर्दनाक तरीके से किया, उन उन 5 आतंकी मर्डरर मुसलमान को बचाने के लिए जमायतुल उलमा हिंद ने अपनी तिजोरी और अपनी ताकत क्यों लगाने की कोशिश की। मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे भारत के पार्लियामेंट पर अफजल गुरु ही क्यों हमला करता है। मैं पूछना चाहती हूं कि आफताब ही क्यों श्रद्धा की बोटियां करता है। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का हिंदू मिसाइल मैन कहकर अपने सर मत्थे बिठाता है, उसी एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज में चंद मुसलमान क्यों खड़े थे, और उसी वक्त उसी लम्हे याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में, एक आतंकी के जनाजे की नमाज में ठेलम ठेल और मुसलमानों का सैलाब क्यों आन पड़ा था। मैं पूछना चाहती हूं तमाम मुसलमानों से कि उसामा बिन लादेन के मरने के बाद अब्दुल्ला और मुफ्ती के होते हुए भी कश्मीर में उसामा बिन लादेन जैसे आतंकी के जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाई गई। मैं पूछना चाहती हूं कि रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए फरहाद हकीम बंगाल में और अमानतुल्लाह दिल्ली में ऐसे राइट कराने के लिए क्यों उतावले हो जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि मदर टेरेसा को, जिसको मैं भी सम्मान करती हूँ, उनको इंदिरा गांधी जी ने इतनी ज्यादा छूट क्यों दी थी कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रही थी और वो हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा रही थी। ये वही मदर टेरेसा है जिन्होंने अस्पताल खुलवाए थे कांग्रेस की सरकार से पैसे डोनेशन ले लेकर के और बड़े बड़े उद्योगपति से डोनेशन लेकर के, पर वो जब खुद बीमार हुई तो वो विदेश चली गई अपने अपने इलाज के लिए। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं कि बांग्लादेश के 22% हिंदुओं का कन्वर्शन क्यों कराया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि अफगान के 2 लाख सिखों का और हिंदुओं का कन्वर्शन क्यों कराया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि 23.7% हिंदू सिखों का कन्वर्शन पाकिस्तान में क्यों कराया गया। मैं पूछना चाहती हूं और बहुत खुले अल्फाज में पूछना चाहती हूं कि आसिफा और बिल्किस पर छाती पीटने वाले मुसलमान, क्या श्रद्धा हमारी बेटी नहीं थी? वो भी तो थी। लाखों लव जिहाद के मामले आए, लाखों बेटियों की इज्जत तार तार हुई, और अभी हालिया में संदेश खाली में 10,000 से ऊपर हिंदू मां बहनों की इज्जत को तार तार किया गया। इसके बारे में कौन बात करेगा? शेख शाहजहां ने वस्त्र उतारे और उन महिलाओं के कपड़े उतारे शेख शाहजहां ने जिन महिलाओं के माथे पर सिंदूर था, पैर में आलता था, उनका ही कपड़ा उतारा गया। मैं पूछना चाहती हूं कि अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के होते हुए भी यासीन मलिक और लश्कर तैयबा ने
कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को कैसे उखाड़ कर फेंक दिया, कैसे उनको बर्बाद कर दिया, कैसे खत्म कर दिया, और कैसे उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनके कपड़े उतारे। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर नाजिया इलाही खान सनातनियों के भीड़ में सुरक्षित क्यों है, लेकिन श्रद्धा मुसलमान के भीड़ में सुरक्षित क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं कि 1.2 बिलियन हिंदू, हम 14% भारत के मुसलमानों की नजर में नॉन बिलीवर कैसे हो गए? 535 मिलियन सिख को हम नॉन बिलीवर कैसे बोल सकते हैं? 30 मिलियन बुद्धिस्ट को हम कैसे नॉन बिलीवर बोल सकते हैं? हम अपने आप को, हम मुसलमान अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डालते हैं कि हम किसी के धर्म को ये कहें कि तेरा धर्म तो है ही नहीं, सिर्फ मेरा ही धर्म है? हम कैसे कह सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बात डाली गई कि गांधी जी की हत्या जो है वो गोडसे ने की। बच्चा बच्चा जानता है। आप कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी जाइएगा, बच्चे बच्चे के दिमाग में ये डाला गया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि वजीर खान कौन था? मैं पूछना चाहती हूँ बहादुर शाह जफर कौन था? और क्यों गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे खानदान को खत्म कर दिया? कभी आग में जलाकर, कभी तेल में छान कर, कभी तवे पे पका करके, कभी छाती चीर कर, कलेजा निकाल कर। क्यों? क्यों? इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस बारे में कोई बात हो ही नहीं सकती है। वो दर्द, वो चीखें, वो खून की नदियां जो कश्मीरी पंडितों के साथ उनके ही कश्मीर में जो आतंकी नाच हुआ था, जो नंगा नाच हुआ था, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आज देश में सब्सिडी लेने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, आज इस देश भारत में भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ उठाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, आज इस देश के खूबसूरत सड़कों को इस्तेमाल करने वाले भी मुसलमान, आज इस देश के को तरक्की याफ्ता देख करके अपने आप में भीतर भीतर खुश होने वाले भी मुसलमान, आज इस देश में जितने भी एडुकेशन पर वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, उस पे अपने बच्चों को आगे खड़ा करने वाले भी मुसलमान, 2 बच्चे पैदा करने वाले टैक्स दे रहे हैं, 20 बच्चे पैदा करने वाले सब्सिडी ले रहे हैं, और मुसलमान फिर भी मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। क्यों? जानना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना। भारत बहुत गोल्डन पीरियड में है। भारत की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले 10 साल में, शोएब आप यकीन मानिए मेरी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं कि भारत से जुड़ने के लिए लोग घुटने पर खड़े हो जाएंगे। देश घुटना टेकेगा, अलग अलग देश, कि हमें भारत के साथ अच्छे संपर्क रखने ही पड़ेंगे। आपने मालदीव का नाम लिया, आपने यूएस के शटअप कॉल के बारे में कहा, आपने कनाडा के बारे में नहीं कहा कि आज तक मुंह छुपाते फिर रहा है। और मेरे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर जी आज भी कहते हैं दिखा प्रूफ, चल दिखा प्रूफ, और सामने पूरी दुनिया के सामने बैठकर बात करते हैं। तेरी पुलिस निज्जर को नहीं बचा सकी, तेरा सिक्योरिटी निज्जर को नहीं बचा सका, तो इसमें मेरा क्या? तो हम ऐसे हैं, हम सीना चौड़ा कर करके सामना करते हैं। आज नाजिया इलाही खान जो है ना, 50 पुलिस को लेकर के रोड पर नहीं चलती है, क्योंकि नाजिया को पता है कि वो सच के साथ खड़ी है। इसीलिए उसको छूने से पहले भी मुसलमानों को भी 10 बार सोचना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर लारेब हाशमी ही क्यों एक मासूम बस कंडक्टर का गला रेतता है? ये तो पूछना पड़ेगा ना। जिस जिस इस भारत में मुसलमान को उपराष्ट्रपति बनाया गया, और ना जाने कितने कितने बड़े बड़े पदों पर हामिद अंसारी साहब को बैठाया गया, फिर भी वो कैमरा के सामने कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कल तक मैं दिल्ली में थी, आज मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। रफी अहमद खुदवाई रोड में एक कॉलेज है, मौलाना आजाद कॉलेज, जहां आज भी जुमा में जमात लगा करके नमाज होती है। और मेरे घर से 15 मिनट के डिस्टेंस पे एक स्कूल है, चार्मिंग स्कूल, जहां जोहर की नमाज, गर्ल्स स्कूल है, जोहर की नमाज जमात खड़ी कर करके होती है। कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है। लेकिन राम मंदिर स्कूल में अगर बच्चियों को पूजा में खड़ा किया जाता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। क्यों? क्यों? आप ईद की नमाज में जमात खड़ी करें और रोड ब्लॉक करें तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है,
कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर नूह और मेवात में जब शोभा यात्रा निकलती है तो आप गोलियां चलाते हैं, आप पत्थर चलाते हैं, आप हिंदू बहु बेटियों के सिंदूर पोंछते हैं, और आप चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म तो सिर्फ मुसलमान ही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। किसी भी धर्म के मानने वाले को नॉन बिलीवर बोलने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी की आस्था, हर किसी का विश्वास अपने अपने धर्म के भगवान पर होता है, हरगिज होता है, और आपको ठेस पहुंचाने का कोई कोई हक हक किसी ने नहीं, नहीं दिया। ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर अंदाज में ना सिर्फ क्लैरिफिकेशन दिया नाज़िया इलाही खान साहिबा ने, बल्कि बहुत से सवालात उठाए हैं। और बहुत से सवालात जहाँ पे उठाए हैं वहां पे मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वही नाज़िया इलाही खान है जिनसे इससे लास्ट प्रोग्राम या उससे पिछले प्रोग्राम में जब मुसलमानों के, चाइनीज मुस्लिम के हवाले से बात हुई, तो ओपनली इन्होंने ये बोला कि भाई मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आज अगर कहीं पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे ये चीज गलत है तो उन्होंने बोला कि भाई ये चीज गलत है। अब हमारा ये होता है कि हमने एक पॉइंट, एक क्लिप या एक कोई चीज उठा के ये पेंट करना होता है कि ये देखें जी ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, कर रहा है, और मुस्लिम के अगेंस्ट है। जबकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं पर्सनली, क्योंकि मेरी बहुत से प्रोग्राम इनके साथ रहते हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम में इन्होंने प्रॉपर ये बोला है कि भाई हम मुस्लिम के साथ खड़े हैं। एट दी एंड मेरे ख्याल से इंसानियत के साथ खड़े होने का मतलब ये होता है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जहां पे राइट पे हो उसके साथ खड़े हो, जहां पे गलती पे हो, चाहे मैं ओपनली कहता हूं अगर मुझे कोई हिंदू नजर आएगा जो गलती पे होगा, कोई मुस्लिम नजर आएगा जो गलती पे होगा, मुझे उन दोनों के अगेंस्ट बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ जहां पे मुझे ऐसा लगे कि कोई हिंदू है अगर बेहतर कर रहा है तो मुझे अप्रिशिएट करने की जरूरत है, कोई सिख बेहतर कर रहा है तो मुझे अप्रिशिएट करने की, सीखने की जरूरत है। इसी तरीके से कोई मुस्लिम भी बेहतर कर रहा है तो मुझे अप्रिशिएट करने की और उससे वो चीजें सीखने की जरूरत है। ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी बातें कैसी लगी? मुझे तो ये डिबेट बहुत ही जबरदस्त लगी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।